सिविलियंस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने इकोनॉमिक्स यानी कि पेपर 5 में सेक्शन बी को शुरू किए हैं और सेक्शन बी में हम लोग पहला चैप्टर जो कि आर्थिक विकास का था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज के चैप्टर में हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर 2 जो है इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, जिसमें हम लोग को HDI ये सब के बारे में पढ़ना रहेगा। तो कुछ वहाँ पर डेफिनेशन रहेंगे तो उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। तो आज का जो चैप्टर होगा वो चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 वाला होने वाला है, जो कि विदेशी पूंजी और तकनीक का रहने वाला है। और ये इस चैप्टर में जो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड पीछे भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अगर इसको हम लोग सही से समझते हैं, बेसिकली क्या है कि इंडिया का जो हालात है वही चीज़ों को इस क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं। या फिर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि इंडिया में भी ऐसा ही कंडीशन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अर्थव्यवस्था की वृद्धि में विदेशी पूंजी और तकनीकी की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि कोई भी देश का अर्थव्यवस्था है तो उस अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट में विदेशी पूंजी या फिर विदेशी तकनीक किस प्रकार से भूमिका का निर्वहन करते हैं, या फिर विदेशी पूंजी को लेकर जो भी अल्प विकसित देश है उनकी क्या क्या आशंका है, इनके बारे में भी हम लोग को इस क्वेश्चन में वर्णन करना है। तो पहले क्या था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 3 कैटेगरी में बांटा जाता था, एक विकसित, एक विकासशील और एक अल्प विकसित। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हो गया, इसको 2 ही कैटेगरी में बांटा जा रहा, एक तो विकसित और एक विकासशील। तो अगर भारत का बात किया जाए या फिर जो भी डेवलपिंग कंट्री है वे सभी अल्प विकसित देशों में ही शामिल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि में, मतलब कि यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था का बात नहीं किया गया, कोई भी अर्थव्यवस्था है तो उसकी वृद्धि में विदेशी पूंजी या फिर विदेशी तकनीकी किस प्रकार से भूमिका का निर्वहन करते हैं उसके बारे में वर्णन करना है। प्लस क्या होता है कि विदेशी पूंजी को लेकर जो भी अल्प विकसित देश होते हैं उनकी क्या क्या आशंका है, इनको भी हम लोग को इस क्वेश्चन में डील करना है। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग विदेशी पूंजी का अर्थ क्या है। तो अल्प विकसित देशों में घरेलू साधन आर्थिक विकास की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होते हैं। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्या कि जो भी अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ के जो घरेलू साधन होते हैं, जैसे जहाँ भारत का अगर बात करें तो भारत में कोयला हो गया, या फिर भारत में टेक्नोलॉजी हो गया, भारत का जो टोटल पैसा हो गया, तो वो इतना नहीं है कि भारत स्वतः अपने देश के साधनों का प्रयोग करके अपने देश का आर्थिक विकास कर सके। तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है आर्थिक विकास, तो यही चैप्टर ही था हम लोग का पहला चैप्टर, जहाँ पे हम लोग आर्थिक विकास क्या है या फिर आर्थिक समृद्धि क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो कोई भी अल्प विकसित देश के पास अपने पास इतना घरेलू साधन नहीं होता है कि वे अपने देश की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या फिर देश के आर्थिक विकास करने के लिए पर्याप्त हो। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि आर्थिक विकास की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कोई भी अल्प विकसित देश या फिर विकासशील देश में वहाँ की घरेलू साधन इतने नहीं होते हैं कि वे स्वतः अपने देश का आर्थिक विकास कर सकेंगे। तो इन देशों में पूंजी निर्माण का वर्तमान स्तर इतना कम होता है कि आय के अति निम्न स्तर और निर्धनता के विस्तृत फैलाव के कारण बचत में वृद्धि संभव नहीं होती है। यानी कि सिंपल से यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे पूंजी निर्माण का स्तर क्या होता है, बहुत कम होता है। पूंजी निर्माण अगर नहीं होगा, परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा कि बड़े बड़े उद्योग नहीं लगेंगे, फैक्ट्री नहीं लगेंगे, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो बहुत कम लोगों को मिलेगा, और उनका आय क्या होगा, निम्न स्तर का आय होगा। अगर आय निम्न स्तर का होगा तो सिंपल सा बात है कि इनका बचत भी क्या होगा, कम होगा, और अगर बचत कम होगा तो ये व्यक्ति चाह कर भी खुद से किसी अन्य चीज़ पर निवेश नहीं कर सकते हैं। तो जायज़ सा बात है कि अगर आय कम है तो बचत भी कम होगा, यानी कि बचत में वृद्धि संभव नहीं होगा। सार्वजनिक ऋण और करारोपण की अपनी त्रुटियां हैं। तो जब आय कम है, बचत कम है, तो ऐसी स्थिति में आदमी किधर रुख करेगा, तो ऋण की ओर रुख करेगा। तो जो भी ऋण होगा सार्वजनिक ऋण हो जाएगा, या फिर करारोपण जो होता है उनकी अपनी अपनी कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव फैक्ट्स होते हैं। तो अर्थव्यवस्था पर अस्फीतिकारी प्रभाव के कारण घाटे की व्यवस्था का सहारा भी नहीं लिया जा सकता है। ये लाइन क्या बोल रहा है कि अस्फीतिकारी प्रभाव के कारण घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा भी नहीं लिया जा सकता है। अब कोई भी देश अल्प विकसित है या फिर विकासशील है, क्यों है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट उतना तेज़ी से नहीं हो रहा है जैसा कि विकसित देशों में हो रहा है। और क्या होता है कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है या फिर जो भी अल्प विकसित देश हैं, वहाँ की जो करेंसी होती है वो विकसित देश की तुलना में काफ़ी कमज़ोर होती है। जैसे कि भारत का रुपया का बात किया जाए तो $1 जो अभी अमेरिका का $1 जो है वो 80 रुपया क्रॉस कर चुका है भारत का।
तो अगर $1 मान लेते हैं कि $1 अभी 80 रुपये के बराबर, यानी कि भारत का 80 रुपया जो वो अमेरिका के $1 के बराबर है। अब इंडिया अगर अमेरिका से लोन लेता है तो ऐसी स्थिति में इंडिया को रुपये के फॉर्म में बहुत अधिक मात्रा में धन की पूर्ति अमेरिका को करनी पड़ेगी। यानी कि अगर इंडिया अमेरिका से $100 अगर ऋण लेता है तो इंडिया को अमेरिका को कितना देना होगा, तो 100 गुना 80 रुपया देना पड़ेगा, जो कि क्या होता है इंडिया के लिए काफ़ी भारी हो जाएगा। तो वही लाइन यहाँ पे लिखा है कि अर्थव्यवस्था पर अस्फीतिकारी प्रभाव। तो इसमें अस्फीतिकारी प्रभाव मतलब क्या हो गया कि जो भी जैसे कि अल्प विकसित देश है, तो जाहिर सी बात है अल्प विकसित देश है, इसके बहुत सारे वजह रहे होंगे, जिसमें से एक जनसंख्या भी वजह रहता है। तो अगर जनसंख्या उनकी ज़्यादा होती है तो मांग भी बढ़ेगी उनकी, और अगर मांग होगी और उसकी तुलना में अगर पूर्ति नहीं हो पाएगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो वहीं पे वही स्थिति क्या कहलाएगा, अस्फीतिकारी प्रभाव कहलाएगा। तो अस्फीतिकारी प्रभाव यानी कि महंगाई रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोई भी अल्प विकसित की जो करेंसी होती है वो अन्य देश की तुलना में काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है और उन्हें कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में पैसा की पूर्ति करनी पड़ती है अगर वो ऋण लेते हैं। तो कहीं ना कहीं घाटे के वित्त व्यवस्था का भी सहारा नहीं लिया जा सकता है। और इस गंभीर स्थिति में अर्थव्यवस्था को निर्धनता के कुचक्र से निकालने का एक विकल्प बचता है, तथा वह है आयातित या फिर विदेशी पूंजी। तो मतलब क्या हो गया कि विदेशी पूंजी क्या हो गया, तो कोई भी अल्पविकसित देश है उनके पास घरेलू साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं कि वे स्वतः अपने देश का आर्थिक विकास कर सकें। मजबूरन क्या होता है, उनको कहीं ना कहीं अपने देश के आर्थिक विकास करने के लिए या फिर उनके देश में जो निर्धनता है उनको ख़त्म करने के लिए, यानी कि निर्धनता के कुचक्र से निकलने के लिए उनके पास एकमात्र विकल्प बचता है कि वह विदेश से ऋण ले। अब आगे है, इस प्रकार विकासशील देशों के विकास यंत्र को तीव्र करने के लिए विदेशी पूंजी लाभप्रद है। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने देश में विकास नहीं कर पा रहे, विकास के जो साधन हैं उनको आप अपने देश में उपलब्ध नहीं करा पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, मुद्रा नहीं है। तो जैसे ही आप अन्य देश से अगर ऋण लेते हैं तो आपके पास पैसा आएगा और आप स्वतः क्या करेंगे, देश को विकास करने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो वास्तव में यह कम विकसित पिछड़े हुए देशों की छोटी घरेलू बचतों का एक पूरक है। यानी कि जो भी कम विकसित देश हैं या फिर जो भी अल्प विकसित देश है, विकासशील देश हैं, उनकी जो भी कमी रह जाती है, जैसे कि टोटल मान लीजिए कि आपका विकासशील देश या फिर अल्प विकसित देश है तो 100 रुपया का आपका टोटल खर्च हो रहा है। मान लेते हैं कि एक साल में 100 रुपया खर्च हो रहा है और आपका देश में इतना उत्पादन हो रहा है कि आप मात्र 60 रुपया का ही पूर्ति कर पा रहे हैं, यानी कि 40 रुपया आपका घाटा चल रहा है। तो ये 40 रुपये आप कहाँ से लेंगे, विदेशी पूंजी के रूप में, विदेशी ऋण के रूप में लेंगे। तो ये 40 रुपये कहीं ना कहीं आपके पूरक के रूप में कार्य कर रहा है, आपकी जो भी छोटी घरेलू बचत है उनके पूरक के रूप में विदेशी पूंजी कार्य कर रही है। यदि हम विभिन्न देशों के आर्थिक इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि आधुनिक विश्व के लगभग प्रत्येक देश को अपने आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर करना पड़ा था। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग वर्तमान समय में भारत जैसे देश जो हैं इनको भी विदेश से ऋण लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि भारत ही ऋण ले रहा है, बल्कि अगर हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे तो पता चलता है क्या कि हर एक देश जो वर्तमान में क्या विकसित देश है, तो कहीं ना कहीं वह देश अपने देश को विकासशील से या फिर अल्प विकसित देश से विकसित देश बनाने के लिए कहीं ना कहीं उनको विदेशों से ऋण लेना पड़ा था। जैसे कि लगभग सभी विकसित देशों को अपने विकास के आरंभिक सोपानों के दौरान अपनी कम कीमतों की सहायता के लिए विदेशी वित्त की सहायता लेनी पड़ी थी। इंग्लैंड ने 17वीं और 18वीं शताब्दियों में हॉलैंड से ऋण लिए तथा 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रत्येक अन्य देश को ऋण दिया। यानी कि अगर इंग्लैंड की बात किया जाए तो इंग्लैंड अपने शुरुआती दौर में यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के समय हॉलैंड से काफ़ी अधिक मात्रा में ऋण लिया। लेकिन वर्तमान परिदृश्य से देखा जाए तो इंग्लैंड क्या हो रहा है, जैसे कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड अन्य देशों को ऋण देने के काबिल हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड को भी अपने देश में आर्थिक विकास करने के लिए प्रारंभिक सोपान की स्थिति में यानी कि शुरुआती दौर में उन्हें भी हॉलैंड जैसे देश से ऋण लेना पड़ा था। अगर यूएसए की बात किया जाए तो अभी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है यूएसए। तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि आज का सबसे समृद्ध देश है, इसने 19वीं शताब्दी में भारी ऋण लिया तथा बदले में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ऋणदाता माना जाने लगा। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका, जो कि अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल देश है, वो भी शुरुआती दौर में काफ़ी अधिक मात्रा में ऋण लिया था। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, ये सभी देशों को ऋण देता फिर रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ अभी हम लोग ही या फिर जो भी विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, वही ऋण ले रहे हैं, बल्कि जितने भी विकसित देश हैं वर्तमान में
वे भी कहीं ना कहीं अपने समय में विदेशी पूंजी की सहायता के परिणाम स्वरूप ही अपने देश में आर्थिक विकास कर सके। विकासशील देशों में घरेलू बचतों का स्तर कम आय का कारण एक निम्न स्तर पर होता है। यानी कि अगर आय कम रहेगा तो जायज़ सी बात है आपका बचत कम होगा, और बचत कम होगा तो निवेश कम होगा, और इसलिए बाहरी वित्त एक आवश्यकता बन जाता है। तथा यह आवश्यकता केवल विकास दर की वृद्धि के लिए ही नहीं बल्कि घरेलू बचतों के लिए प्रोत्साहित करने का भी कार्य करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि विदेशी ऋण लेंगे तो हम लोग सिर्फ अपने देश में विकास ही करेंगे, बल्कि ये क्या करता है, लोगों को बचत के लिए भी प्रोत्साहित करेगा ताकि हम लोग को विदेश से लोन या फिर ऋण नहीं लेना पड़े। अब अल्प विकसित देशों में विदेशी पूंजी के महत्व का मूल्यांकन निम्नलिखित कारणों में किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है क्या, पूंजी अभाव की समस्या का समाधान। देखिए, अगर यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, आप सिंपल सा, हम इसको पिछले लेक्चर में बताए हैं, यहाँ पे जितने भी पॉइंट है आप उसको पहले एक फ्लो डायग्राम में दिखा सकते हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन चेक करेंगे उनको एक चीज़ दिमाग में आइडिया लग जाएगा कि आप आने वाले पेज पे ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किए होंगे। तो आप ये फ्लो डायग्राम खुद से बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पूंजी अभाव की समस्या का समाधान। यानी कि जो भी अल्प विकसित देश होते हैं इनमें मुख्य वजह क्या हो गया अल्प विकसित होने का, क्योंकि उनके पास पूंजी ही नहीं होता है। पूंजी क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनकी आय कम होता है, बचत दर कम होता है, पूंजी कम हो जाता है। तो अल्प विकसित देशों को प्रायः पूंजी निर्धन अथवा कम बचत एवं कम निवेश वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो उनके पास आय कम है तो बचत कम होगा, बचत कम होगा तो निवेश कम होगा। तो जो भी अल्प विकसित देश होता है उनको पूंजी निर्धन वाला देश, कम बचत वाला देश या फिर कम निवेश वाली अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इन देशों में घरेलू बचत का दर इतना कम होता है कि उनके आर्थिक विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। जैसे कि देखते हैं इसको, आर्थिक विकास मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं उसका कुछ पैसा खाना पीना में खर्चा कर रहे हैं, कुछ पैसा आप LIC जैसे में सेविंग कर रहे हैं ताकि फ्यूचर आपका अच्छा हो, आप कुछ पैसा क्या कर रहे हैं हेल्थ में खर्च कर रहे हैं ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहो, कुछ पैसा आप क्या करें पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं ताकि आने वाला टाइम पे आपका बच्चा कुछ अच्छे तरीके से कर सके। अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग बोलेंगे क्या कि आपका आर्थिक विकास हो रहा है। तो आपका अगर आय ज़्यादा रहेगा तो जायज़ सी बात है कि आप इन सभी चीज़ों पर खर्च करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान दीजिएगा, आप अपने बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, आप रहन सहन में चेंज कीजिएगा। तो कब होगा ये सारा चीज़, जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा। तो जो भी अल्पविकसित देश होते हैं उनके पास इतना कम धन होता है, बचत दर इतना कम होता है कि वे अपना आर्थिक विकास सही से नहीं कर पाते हैं। यानी कि कुल मिला के उनके आर्थिक विकास करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है। और अधिकांश लोग जो होते हैं वह निर्वाह स्तर पर जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कि बस क्या है, जितना कमा रहे खा रहे पी रहे हो गया, यही है। उनका स्वास्थ्य कैसा है नहीं पता, एजुकेशन हो रहा है कि नहीं पता, तो बस एक निर्वाह स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू बचतों की दर को किसी महत्वपूर्ण सीमा तक बढ़ाया नहीं जा सकता है, और यह देश केवल अपने घरेलू साधनों के आधार पर तीव्रतापूर्वक विकसित नहीं हो सकते हैं। और यदि यह न्यायसंगत तीव्रता के दर में विकास प्राप्त करना चाहते हैं तो विदेशी पूंजी द्वारा घरेलू बचतों और निवेशों के वांछित दर के बीच के अंतराल को भरना होगा। यानी कि कायदे से अगर जो भी अल्प विकसित देश हैं वो अपने देश में आर्थिक विकास करना चाहते हैं, तीव्रतापूर्वक विकसित होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको विदेशी पूंजी की सहायता लेना ही पड़ेगा। तो यही है क्या कि विदेशी पूंजी जो होगा वो अल्प विकसित देश के लिए जो पूरक है उसके रूप में कार्य करेगा। दूसरा है तकनीकी ज्ञान और विशेषीकृत पूंजी साझो सामान। तो जो भी देश अल्प विकसित होते हैं उनके पास तो पूंजी का कमी होता ही है, परिणाम स्वरूप क्या तकनीक का भी कमी होता है। क्यों? क्योंकि आय कम होता है इन देशों में, आय कम होगा तो एजुकेशन कम होगा, एजुकेशन कम होगा तो जायज़ सी बात है कि यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट का काम उतना अच्छे तरीके से नहीं होगा, कोई भी टेक्नोलॉजी का काम नहीं होगा। तो ये देश केवल पूंजी में ही निर्धन नहीं होते बल्कि तकनीक और आर्थिक विकास में भी पिछड़े हुए होते हैं। तो जो भी अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ तो पूंजी का कमी होता ही होता है, तकनीक का भी कमी होता है, परिणाम क्या होता है आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। उन्हें प्रशिक्षित कार्यकर्ता, तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञों की राय की आवश्यकता होती है तथा आधुनिक मशीनों और साजो सामान की भी आवश्यकता होती है। विदेशी पूंजी इन देशों की तकनीकी पिछड़ेपन की समस्या का समाधान कर सकती है। इसलिए विदेशी पूंजी न केवल अतिरिक्त बचतों के स्रोतों के रूप में महत्व रखती है बल्कि अल्प विकसित देशों के लिए आधुनिक तकनीकों और विशेषीकृत पूंजी साजो सामान की पूर्तिकर्ता के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यानी कि विदेशी पूंजी आने से सिर्फ हम लोग के पास पैसा ही नहीं आता बल्कि विदेशी तकनीक भी आता है। तो कहीं ना कहीं अल्प विकसित देश के आर्थिक विकास के लिए जो भी विकसित देश होते हैं या फिर जो भी पूंजीपति देश होते हैं वे पूंजी तो देते ही देते हैं, प्लस नए नए तकनीक को भी उन देशों में भेजते हैं।
परिणाम क्या होता है कि अल्प विकसित देशों में नए नए तकनीक आते हैं, इनकी उत्पादन में भी वृद्धि होती है, उनकी उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, गुणवत्ता में परिवर्तन आता है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो भी अल्प विकसित देश है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सामान को विकसित देशों के सामान के साथ बेचने के काबिल हो जाते हैं। तो तकनीक भी क्या होता है, अल्प विकसित देशों की बहुत बड़ी कमी होती है, जिसकी पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं विदेशी या फिर विकसित देश पर हम लोग को निर्भर रहना पड़ता है। अब तीसरा पॉइंट है विपरीत भुगतानों के संतुलन को ठीक करने के लिए। अब भुगतान संतुलन का हम लोग का चैप्टर भी है सेक्शन ए में, तो ये चैप्टर भी आप लोग देख चुके होंगे, तो भुगतान संतुलन भी समझ में आएगा भी। तो जो भी प्राप्तकर्ता देश होता है, जैसे अगर इंडिया हो गया विकासशील देश हो गया, तो इनको अगर अमेरिका से लोन लिया तो इंडिया क्या हो गया, प्राप्तकर्ता देश हो गया। तो प्राप्तकर्ता देश में भुगतानों विदेशी के संतुलन पर इसके हितकर प्रभाव के दृष्टिकोण से विदेशी मुद्रा विशेष महत्व रखती है। ये देश प्रायः अहितकारी भुगतानों के संतुलन का शिकार होते हैं और आर्थिक विकास देश के भुगतानों के संतुलन पर विपरीत प्रभाव डालता है, क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं का भारी आयात, पूंजीगत वस्तु मतलब क्या हो गया कि वैसे वस्तु जो कि लंबे समय तक चलेगा, जैसे भारी भारी मशीन हो गया, तकनीकी ज्ञान, कच्चा माल विकास कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है। तो जो भी अल्प विकसित देश हैं उन देशों के आर्थिक विकास के लिए हम लोग को विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अब अगर हम विदेशी पूंजी ले रहे हैं, विदेश से अगर हम लोग पूंजीगत वस्तु मंगा रहे हैं, भारी भारी वस्तु मंगा रहे हैं, यानी कि आयात हम लोग का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पैसे के साथ साथ तकनीक भी हम लोग मंगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, विपरीत या फिर प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति प्राप्तकर्ता देश में उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर उत्पादन की उच्च लागत और घरेलू उपभोग में वृद्धि के कारण इन देशों द्वारा बहुत कम निर्यात संभव होता है। यानी कि जो अल्प विकसित देश होते हैं, यहाँ पे जिन भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग नहीं होते हैं, होते भी हैं तो पुराने उद्योग होते हैं जहाँ पे तकनीक नहीं होता है। परिणाम क्या होता है कि यहाँ पे जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उसका लागत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, प्लस इन देशों की जनसंख्या भी काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ी हुई होती है, तो वे इतना वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाते हैं कि वे अपना देश की जो मांग है उसको पूरा करते हुए उसको विदेशों में निर्यात कर सकें। इस प्रकार अल्प विकसित देशों के भुगतानों के संतुलन पर निरंतर दबाव बना रहता है। तो इन देशों में क्या होता है, जितना उत्पादन होता है उसका खपत भी हो जाता है। जैसे भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, भारत में क्या हो गया कि दाल का उत्पादन जो होता है वो तो भारत में खपत होता ही होता है, प्लस भारत में दाल को विदेश से भी मंगाना पड़ता है। अब जाहिर सी बात, अगर आप विदेश से दाल मंगाइएगा या फिर विदेश से अन्य कोई सामान मंगाइएगा तो उसके बदले आपको विदेशी मुद्रा देना पड़ेगा। परिणाम क्या होता है, हम लोग का आयात बढ़ते जाता है और निर्यात कम हो जाता है और विपरीत भुगतान संतुलन या फिर प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भुगतान संतुलन पर दबाव बढ़ता रहता है। विदेशी पूंजी एक बड़ी सीमा तक इन देशों के विपरीत विनिमय के संकट को समाप्त कर सकती है। तो अगर क्या होता है कि हम लोग अपने देश के भुगतान संतुलन को अगर सही मायने में संतुलित करना चाहेंगे तो क्या करना होगा, हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, हम लोग को तकनीक विकसित करना होगा, हम लोग को अपने देश में बड़े उद्योग लगाना होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग विदेश से अगर लोन लेते हैं, विदेशी पूंजी के अगर उपयोग करते हैं तो अपने देश में इन सभी चीज़ों को लगा सकते हैं। और जैसे जैसे अगर हम लोग उद्योग लगाते हैं, तकनीक आता है, उत्पादन बढ़ेगा, जैसे बात है विदेशी स्तर पर हम लोग इसको बेच पाएंगे तो भारत का इनकम भी बढ़ेगा, भारत का मुद्रा के अन्य स्रोत भी खुलेंगे, तो इनके लोन को भी हम लोग कुछ समय बाद दे सकते हैं और धीरे धीरे भुगतान संतुलन की जो प्रतिकूल स्थिति है उसको भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी अल्प विकसित देश है वहाँ पर भुगतान संतुलन की स्थिति को ठीक करने के लिए विदेशी मुद्रा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट है विदेशी पूंजी उत्पादन स्तर बनाए रखने में सहायता करती है। तो विदेशी पूंजी के आयात का एक अन्य महत्व यह है कि यह अल्प विकसित देशों में औद्योगिक उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में बहुत सहायक होता है। यह आवश्यक कच्चा माल, अर्धनिर्मित वस्तुएं, मशीनें, उपकरण और साजो सामान उपलब्ध करवाकर अल्प विकसित देशों की सहायता करती है। ये देश इस स्थिति में नहीं होते हैं कि ये अपनी अर्जित विदेशी विनिमय से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का आयात कर सके, अतः देश में स्तर को बनाए रखने के लिए उन्हें विदेशी ऋण का सहायता लेना पड़ता है। यानी कि हम लोग विदेशी पूंजी के वजह से जो भी अल्प विकसित देश है वहाँ पे जो औद्योगिक उत्पादन का जो स्तर है उसको बनाए रखने में भी विदेशी पूंजी काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि विदेशी पूंजी ही है जिसके माध्यम से हम लोग उन उद्योगों के जो कच्चा माल है या फिर जो अर्धनिर्मित वस्तु हो गया, कोई मशीन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, उपकरण हो गया, तो इन सभी को हम लोग उपलब्ध करवा पाते हैं। क्योंकि अल्प विकसित देश है ही इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो अगर पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वे अलग अलग वस्तु या फिर कच्चे माल हो गया, अर्धनिर्मित वस्तु हो गया, इनका आयात नहीं कर सकते हम लोग अपने मुद्रा से। तो जाहिर सी बात है कि इन सभी वस्तुओं का आयात करने के लिए हम लोग को कहीं ना कहीं विदेशी मुद्रा पर निर्भर रहना पड़ता है। अब अगला पॉइंट है आर्थिक एवं सामाजिक बंधे खर्चों के विकास में सहायक।
तो यह कठोर सत्य है कि अल्प विकसित देशों के पास विकास के लिए आवश्यक संरचना का अभाव होता है। यानी कि जो भी अल्प विकसित देश होते हैं यहाँ पे आधारभूत अवसंरचना, जैसे कि सड़क नहीं मिलता है, बिजली नहीं होता है, स्वच्छ पेयजल नहीं होता है, इन सारी चीज़ों का कमी देखने को मिलता है। जैसे रेल, सड़क, नहर, विद्युत परियोजना और अन्य सामाजिक एवं आर्थिक बंधे खर्च आदि, ये सब अल्प विकसित देशों में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वे गरीब पहले से ही, पैसा है ही नहीं, तो कहाँ से सड़क बनाएंगे, कहाँ से वे लोग नहर बनाएंगे, रेल बनाएंगे। तो ये सारा समस्या भी होता है, क्योंकि उनके विकास के लिए भारी पूंजी निवेश और लंबे उत्पादन समय की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आप रेल लगाइएगा तो बहुत अधिक मात्रा में पैसा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आज आप रेल बिछा दिए और कल से आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। इसमें एक लंबा टाइम लग जाता है। तो अल्प विकसित देश के पास पूंजी का अभाव होता है। परिणाम क्या होता है, वे निवेश नहीं कर पाते हैं और इनकी उत्पादकता भी क्या होती है, काफ़ी लंबे समय बाद होती है। और यह देश केवल घरेलू साधनों की सहायता से इन भारी परियोजनाओं को आरंभ करने में असमर्थ होते हैं। अतः विदेशी पूंजी आर्थिक विकास की गति में सहायक होती है तथा इन देश में तीव्र आर्थिक विकास की नींव रखने में सहायता करती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ पर रेल परिवहन, सड़क, विद्युत परियोजना या फिर अन्य प्रकार की जो भी परियोजनाएं होते हैं जो कि उस देश के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उनके विकास करने के लिए कहीं ना कहीं विदेशी पूंजी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है छठा, निर्धनता का कुचक्र तोड़ने के लिए। तो निर्धनता के कुचक्र को तोड़ने और बाजार अशुद्धियों को समाप्त करने के लिए विदेशी पूंजी लाभप्रद होती है। नर्कस के मतानुसार विदेशी साधनों का प्रयोग निर्धनता के कुचक्र और निम्न पूंजी निर्माण को तोड़ने का एक मार्ग है। विदेशी पूंजी एवं अन्य साधनों का आगमन उत्पादन में तीव्र वृद्धि करेगा, जिसमें तीव्र वृद्धि करेगा और जिससे जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। यहाँ पे सुधार लीजिएगा, उत्पादन में तीव्र वृद्धि करेगा जिससे जनसंख्या का जीवन निर्वाह हो सकेगा। अतः संचयी विस्तार की प्रक्रिया आरंभ हो सकेगी और विदेशी विनिमय में इस पूंजी का पर्याप्त भाग होगा, जिसमें आवश्यक खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल और साजो सामान का आयात किया जा सके। यानी कि इसमें क्या हो गया कि निर्धनता का कुचक्र तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विदेशी पूंजी का उपयोग करेंगे। विदेशी पूंजी लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, रेल परिवहन लगाएंगे, विद्युत लाएंगे, बड़े बड़े उद्योग बनाएंगे, हम लोग नई नई तकनीक लाएंगे उसमें, तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलेगा। परिणाम क्या होगा, निर्धनता में कमी देखने को मिलेगा। बाजार अशुद्धि, जैसे कि मान लेते हैं कि सड़क परिवहन ही नहीं है और आप उद्योग लगाए हैं, तो आपका उद्योग कितने दिन तक चलेगा, नहीं चलेगा। कच्चे माल नहीं आएंगे क्योंकि रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है क्योंकि आपके पास पूंजी नहीं है, और अगर बिजली नहीं है तो आपके उद्योग धंधे नहीं चलेंगे। तो कहीं ना कहीं बाजार अशुद्धि को तोड़ने के लिए भी विदेशी पूंजी ही लाभप्रद होते हैं। अब है पूंजी निर्माण की तीव्र दर। तो अल्प विकसित देशों का पूंजी निर्माण की दर धीमा होता है, परंतु विदेशी पूंजी की सहायता से पूंजी निर्माण की दर को सरलतापूर्वक त्वरित किया जा सकता है, क्योंकि आयात की गई पूंजी को पूंजी गहन भारी उद्योग में लगाया जा सकता है, जिससे मशीनरी, इस्पात और उर्वरक आदि। यानी कि क्या हो गया कि जो भी अल्प विकसित देश है वहाँ पे जितने भी उद्योग धंधे हैं, अगर हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर तो उनके बहुत पीछे हैं। तो अगर हैं तो उनमें क्या होता है, तकनीकी खराबी होती है, उनके पास नए नए तकनीक नहीं होते हैं। परिणाम क्या होता है कि जिन भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उनकी गुणवत्ता काफ़ी ख़राब होती है, उनकी लागत क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर लागत बढ़ेगा तो जाहिर सी बात उसका महंगाई भी, उसका प्राइस भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी होगी। परिणाम क्या होगा, लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे, और अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो वो सिंपल सा है कि उनका पूंजी निर्माण का दर भी क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। लेकिन वहीं हम लोग क्या करते हैं, विदेश से लोन लेते हैं। विदेशी पूंजी अगर इन्वेस्ट करता है उद्योग में तो वे नए नए तकनीक भी लाएंगे, नए नए तकनीक लाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगा और उसकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छा रहेगा, तो लोग उसको पसंद भी करेंगे। और परिणाम क्या होगा, उसको हम लोग बेच सकते हैं, उसको हम लोग निर्यात कर सकते हैं। परिणाम क्या होगा, हम लोग के पास विदेशी पूंजी भी आएगा और पूंजी का स्तर भी देश में बढ़ेगा, क्योंकि मुख्य रूप से हम लोग जो भी विदेशी पूंजी लाएंगे उसको हम लोग बड़े बड़े उद्योग में लगाएंगे, जैसे इस्पात उद्योग हो गया, उर्वरक उद्योग हो गया, इन सारी चीज़ों पर। अब है आठवां, प्राकृतिक साधनों एवं जोखिमपूर्ण परियोजना का उचित उपयोग। तो अल्प विकसित देशों में पूंजी बहुत दुष्प्राय होती है और निजी उद्यम अप्रयुक्त प्राकृतिक साधनों के काम में लाने जैसी जोखिमपूर्ण परियोजना को आरंभ करने में संकोच करते हैं। यानी कि अल्प विकसित देश में पूंजी तो बहुत कम होता ही होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक घटना हो जाती है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ये सारा चीज़। तो ऐसी स्थिति में जो विदेशी कंपनी होते हैं, जो आपका निजी कंपनी होता है, वे उन सभी चीज़ों पर जहाँ पर उनका जोखिम लगेगा उन सभी परियोजनाओं पर वे इन्वेस्ट करने में संकोच करते हैं। तो ऐसी स्थिति में
जैसे कि कोई क्षेत्र में बाढ़ आता है तो वहाँ पे निजी क्षेत्र के द्वारा सड़क नहीं बनाया जाएगा या फिर बिजली नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि खुद उनको नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं इसको सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा। या फिर निजी क्षेत्र क्या करते हैं, जैसे कि कृषि वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता देखने को मिलती है, उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कृषि पर निवेश कौन करेंगे, तो सरकार को करना पड़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र को करना पड़ता है। तो जो विदेशी पूंजी है नए उद्यम व्यापारिक गतिविधि के नए क्षेत्र खोलकर इस कमी को पूरा कर सकती है, और यह जोखिम वाले पथ प्रदर्शक उद्यमों में प्रवेश करती है। अतः विदेशी पूंजी के निवेश के परिणामस्वरूप अगम्य क्षेत्रों तक पहुंच पाती है और अप्रयुक्त प्राकृतिक साधनों का प्रयोग आरंभ होता है। तो ये हो गया हम लोग का 8 पॉइंट हो गया, जिससे पता चलता है क्या कि किसी भी अल्प विकसित देश के लिए विदेशी पूंजी कितना महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं विदेशी पूंजी की क्या आशंका है। तो विदेशी पूंजी की आशंकाएं, तो विदेशी पूंजी का आयात अल्प विकसित देशों के लिए पूर्णतया वरदान नहीं होता। यानी कि ऊपर में हम लोग जो पढ़े उसको देख के तो लगेगा कि विदेशी पूंजी काफ़ी अच्छा है, किसी भी अल्प विकसित देश के लिए विदेशी पूंजी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके कुछ कुछ नेगेटिव फैक्ट्स भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे कि निस्संदेह यह इन अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को अनेक लाभ पहुंचाती है, परंतु इसकी अपनी आशंकाएं हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया। जैसे पहला, घरेलू ऋणों की तुलना में भारी बोझ। तो विदेशी पूंजी का सबसे बुरा संकेत यह है कि यह बोझ को घरेलू ऋणों से भी अधिक बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त विदेशी पूंजी की वापसी के लिए ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋणदाता को दुर्लभ विदेशी विनिमय के साधन स्थानांतरित करने पड़ते हैं। यानी कि सिंपल सा, आप अपने देश में जिस व्यक्ति से या फिर किसी उद्योगपति से अगर लोन ले रहे हैं तो उसके बदले वो जितना इंटरेस्ट लेता है, और अगर वही आप लोन विदेश से किसी से अगर लोन ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट क्या होता है, देश के जिस भी उद्योगपति से आप लोन ले उसके इंटरेस्ट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट होता है। ऐसा समझते हैं कि ये हो गया आपका देश हो गया, आप यहाँ से लोन लिए हैं तो यहाँ पे मान लीजिए आपको 5% इंटरेस्ट रेट लगा है, और ये हो गया विदेश से किसी व्यक्ति से आप विदेश से लोन ले रहे हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या होता है 5% से ज़्यादा रहने वाला। तो जाहिर सी बात है आपको क्या होगा, यहाँ पर घाटा ज़्यादा होता है। यानी कि घरेलू ऋणों की तुलना में विदेशी ऋण जो होता है वो अधिक महंगी होती है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि आपको अधिक मात्रा में पैसा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप लोन ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास मुद्रा की कमी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके मुद्रा जो होगा उस देश जहाँ से आप लोन ले रहे हो उसकी तुलना में आपकी मुद्रा काफ़ी कमज़ोर होगी। तो जब आपको पैसा वापस करना होगा तो आप बहुत अधिक मात्रा में आपको पैसा वापस करना पड़ता है। ऐसे ऋणों के भुगतान के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। यानी कि क्या हो गया, आपको ऋण को चुकता करने के लिए आपको ऋण लेना पड़ता है। यानी कि आप किसी व्यक्ति से 100 रुपया लिए हैं और इस 100 रुपया को लेने के लिए आपको फिर से दूसरा व्यक्ति से 100 रुपया लेना पड़ रहा है। यानी कि ऋण को चुकता करने के लिए आपको ऋण लेना पड़ रहा है। तो ऐसे ऋणों के भुगतान के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त विकासशील देशों में विदेशी विनिमय साधन इतने कम होते हैं कि वे इन ऋणों की वापसी और उनके सेवा शुल्क देने में असमर्थ होते हैं। यानी कि इनका जो इंटरेस्ट रेट हो रहा है, आप 100 रुपये लें, इसके बदले जो इंटरेस्ट रेट है तो ये इंटरेस्ट रेट भी विकासशील देश देने में सक्षम नहीं होते हैं। अन्य शब्दों में विदेशी ऋणों की वापसी का बोझ उन्हें अपनी वचनबद्धता पूरी करने के लिए अधिक ऋण लेने के लिए विवश कर सकता है तथा देश ऋण के कुचक्र में फंसकर रह जाता है। यानी कि आप 100 रुपये लिए हैं, इस 100 रुपये का जो इंटरेस्ट है आप उसको भी नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको चुकता करने के लिए फिर से क्या करेंगे, 100 रुपये का लोन लेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, बार बार लोन लेते रहेंगे और धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, ऋण के कुचक्र में फंसते चले जाएंगे। तो यही विकासशील देशों के साथ एक समस्या आ जाता है विदेशी पूंजी को लेकर। फिर दूसरा है, यह दीर्घकालिक भुगतानों के संतुलन पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने सत्य ही कहा है कि विदेशी पूंजी दीर्घकालिक भुगतानों के संतुलन पर विपरीत प्रभाव डालती है। विदेशी ऋणों की वापसी किसी देश के लिए भुगतानों के संतुलन का संकट उत्पन्न कर सकती है। विदेशी ऋणों के अंतरिम भुगतान और किस्त भुगतानों के संतुलन पर अधिक दबाव डालती है तथा स्थिति को अधिक गंभीर कर सकती है। ऐसी स्थिति में उन्हें पुराने ऋण चुकता करने के लिए नए ऋण लेने पड़ते हैं। फिर आगे है बाहरी देशों पर निर्भर। तो विदेशी पूंजी का एक अन्य गंभीर जोखिम यह है कि देश अन्य देश पर निर्भर रह जाता है और ऐसी निर्भरता उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो अगर विदेश के ऋण के कुचक्र में फंसते जा रहा तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिलेगी। वहाँ उस देश का जो भी राजनीतिक डिसीजन होगा वो मुख्य रूप से जहाँ से हम लोग लोन लिए हैं उससे ही प्रेरित रहने वाला है। तो राजनीतिक डोर क्या होता है, इसी स्थिति में प्राय विदेशी ऋणों के साथ जुड़ी रहती है, जो विकासशील देशों को किसी न किसी शक्ति गुट से जुड़ने के लिए विवश करते हैं। इसके अतिरिक्त ऋणदाता देश की ओर से बड़े स्तर पर विदेशी पूंजी का हस्तांतरण
प्राप्तकर्ता पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ा देता है और इस प्रकार देश के लिए अपनी तटस्थता बने रखना कठिन हो जाता है। यानी कि चूँकि आप उससे लोन लिए, आप तो फंस चुके, उनका बात को मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके लोन को दे भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो बोलेंगे आपको वो बात मानना होगा। और आप जो आपकी तटस्थता है कि आप मान लीजिए कि आपका जो डिसीजन लेना है वो आपका होगा, संप्रभुता आप में बनाए रखना कठिन हो जाएगा। अगला है संभावित घरेलू निवेश का कम कार्यक्षेत्र। तो ये आशंका रहती है कि विदेशी पूंजी अति लाभप्रद निवेश अवसरों का उपयोग करके घरेलू निवेशों के कार्यक्षेत्र को संकीर्ण कर सकती है। यानी कि क्या हो गया कि जो भी विदेशी पूंजी होते हैं मुख्य रूप से वे वैसे जगहों पर निवेश करना पसंद करेंगे जहां से उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो सके। और यदि यह अति संदेहपूर्णज्ञ है कि यदि विदेशी पूंजी का मौलिक एवं भारी उद्योग के विकास तक सीमित रखा जाता है तो अर्थव्यवस्था के प्रभुत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगती है। यानी कि अब विदेशी पूंजी का हम लोग मुख्य रूप से जो मौलिक आवश्यकता होगी या फिर जो भारी उद्योग होंगे उन चीज़ों पर अगर हम इन्वेस्ट करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं वे प्रभुत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगेंगे उस देश के लिए। सारा डिसीजन वही लेना शुरू कर देंगे तथा देश की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर सकती है। यानी कि चूँकि उनका भूमिका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगेगा तो ऐसी स्थिति में उस देश की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति सभी में कहीं ना कहीं भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देगी। और कभी कभी विदेशी पूंजी के उतार चढ़ाव घरेलू बाजार के लिए एक चुनौती बन जाते हैं तथा आर्थिक विकास में अड़चन डालते हैं। तो ये भी एक समस्या है। फिर प्राकृतिक साधनों का स्वार्थी साध्यों के लिए शोषण। तो भूतकाल का उपनिवेशी इतिहास विशेष उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जब विदेशी पूंजी का उपयोग विकसित देश के लाभ के लिए अल्प विकसित देशों के विस्तृत साधनों के शोषण के उपकरण के रूप में किया गया है। और विदेशी पूंजी का इस प्रकार का शोषण पूर्ण प्रयोग विकासशील देशों का एक कड़वा इतिहास है। तो जो भी विकसित देश होते हैं वे अगर किसी विकासशील देश में निवेश करते हैं तो ऐसी स्थिति में वे विकासशील देश के जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका भरपूर मात्रा में दोहन करते हैं। जैसे कि जब अंग्रेज लोग भारत में शासन कर रहे थे तो ऐसी स्थिति में वे भारत को कच्चे माल की प्राप्तकर्ता के रूप में या फिर ब्रिटेन के द्वारा उनके देश में जो भी उद्योग लगाए थे उन उद्योगों के कच्चे माल की पूर्तिकर्ता के रूप में भारत का उपयोग किया जा रहा था। यानी कि भारत में जो भी कच्चे माल की उत्पादन हो रहा है उन सबको वे अपने देश से ले जाते थे और उनके देश में जो भी उद्योग है उन उद्योगों में उनको देते थे। फिर ये उद्योग क्या करते थे, इनसे नए नए वस्तु बनाते थे और फिर वे इन वस्तु को लाकर भारत में बेचते थे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्राकृतिक संसाधन जो भी थे उनका काफ़ी गलत तरीके से यूज किया गया है। अब संकट काल में न्यायसंगत नहीं। तो आयात की गई पूंजी अल्प विकसित देशों के सामान्य हित के लिए विशेषतया राष्ट्रीय संकट अथवा युद्धों के दौरान उच्च पक्षपाती परिमाणित हो सकती है। यह उन प्रकरणों से संभव है जहां आधारभूत और मुख्य उद्योगों पर विदेशियों का एकाधिकार होता है। यानी कि विदेशी पूंजी क्या करते हैं कि कोई भी अगर अल्प विकसित देश है और अगर उन देशों में अगर राष्ट्र संकट उत्पन्न हो जाता है या फिर युद्ध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जिनसे हम लोग लोन लिए हैं वे उन देशों के साथ खड़े नहीं होते। यानी कि जैसे ही अगर देश में कोई संकट काल की स्थिति उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं जिनसे हम लोग लोन ले रहे हैं वे हम लोग के साथ खड़े नहीं दिखते, जो कि अल्प विकसित देश के लिए न्यायसंगत नहीं होता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट है जो कि विदेशी पूंजी के नेगेटिव चीज़ को बता रहा है, विदेशी पूंजी की आशंका को बता रहा है। तो हम लोग को मुख्य रूप से चैप्टर 3 में विदेशी पूंजी और तकनीक में ये दो चीज़ पढ़ना था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी की क्या भूमिका है और प्लस इनकी क्या क्या आशंकाएँ हैं। और हम लोग के सिलेबस में भी यही 2 पॉइंट ही पढ़ना था कि विदेशी पूंजी जो है वह किस प्रकार से अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सहायक होती है और प्लस उनकी तकनीक की क्या भूमिका होती है। प्लस इसमें एक और लाइन ऐड कर दी कि इसको लेकर क्या क्या आशंका है। तो मेनली जो सिलेबस में हम लोग उसी को पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो सिलेबस में जो मेंशन है उसी से क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। बाकी विदेशी पूंजी और तकनीक पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन सिलेबस में है ही नहीं तो पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम लोग का अगला चैप्टर जो होगा वो हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होने वाला है, सतत विकास का होने वाला है। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक आप लोग इस PDF को पढ़िए, आराम से समझिए, क्योंकि एक बार अगर समझते हैं तो ये टॉपिक काफ़ी ईजी लगने लगेगा।